हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं जागृति कैटी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कविता पढ़ते समय उसमें एक खास लय और ताल क्यों महसूस होती है? वह लय किससे बनती है? तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे छंद किसे कहते हैं, उसके प्रकार, नियम और उदाहरण आसान भाषा में। यह वीडियो क्लास 6 से 10 तक की सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ासकर बोर्ड परीक्षा के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं छंद किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। ठीक है, तो छंद किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कविता में शब्दों को निश्चय मात्रा, वर्ण, यति और तुक के नियम में बांधने की जो विधि होती है उसे छंद कहते हैं। ठीक है, कविता में शब्दों को एक निश्चय मात्रा, वर्ण, यति और तुक के नियम में बांधने की जो विधि होती है उसे छंद कहते हैं। छंद के तत्व देखते हैं। तो छंदों के तत्व वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, ये क्या है? छंद के तत्व यानी अंग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ण समझते हैं। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। क्या होता है? ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण होते हैं, जिसमें ये ह्रस्व वर्ण है, दूसरा दीर्घ वर्ण है। तो ह्रस्व वर्ण क्या आता है इसमें अपना आता है जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और जो अपना ऋषि होता है। ठीक है, दूसरा दीर्घ वर्ण। तो दीर्घ वर्ण में क्या आते हैं अपने? दीर्घ वर्ण में बड़ा आ है, जैसे बड़ी ई है, ये वर्ण दीर्घ वर्ण में आते हैं। अब बात करते हैं मात्राएं की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? मात्राओं की। तो मात्राओं में जो दो प्रकार की होती है, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। ठीक है, इसमें जैसे ह्रस्व वर्ण एक मात्रा है और दीर्घ में दो मात्राएं दी हैं, ऐसे ही। ठीक है, लघु और दीर्घ कहते हैं, ह्रस्व और दीर्घ भी कह सकते हैं इसको। तो एक मात्रा है जैसे छोटा आ, छोटी हैं, ये वर्ण है, छोटा, छोटी, ऊ, छोटा ऊ, ऋषि। तो इसमें इन वर्णों में एक मात्राओं को गिना जाता है। और दीर्घ में जैसे बड़ा, बड़ी ई है, तो उनको अपन दीर्घ मात्राओं में गिनते हैं। ठीक, और इसको जैसे एक मात्राओं को ऐसे किससे दर्शाते हैं? इस प्रकार से अपन ऐसे एक से ऐसी लाइन से दर्शाते हैं ह्रस्व वर्ण यानी कि एक मात्रा को, और दीर्घ को जी को लघु और गुरु कहते हैं इनको। ठीक है, अब आते हैं तुक पे बात करते हैं। तुक क्या होती है? तो जो अपन शब्दों को पढ़ते हैं वहाँ जो रुकने का स्थान होता है उसको तुक कहते हैं। जिस शब्द को अपन पढ़ रहे हैं, पाठ को, या कोई वो कविता वगैरह होती है, तो वहाँ जो रुकते हैं अपन उसी को तुक यति कहते हैं। सॉरी, रुकने के स्थान को यति। और गति जो पढ़ने की चाल को, जैसे मैंने कोई भी उदाहरण पढ़ा है, जैसे अक्षरों की संख्या, ऐसे अपन जो पढ़ रहे हैं अक्षरों की संख्या, तो इसको अपन पढ़ने की जो चाल होती है उसको गति कहते हैं। ठीक है, और तुक क्या होता है? तुक होता है पंक्तियों के अंत में जो समान शब्द रहते हैं। समान शब्द जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, समान शब्द रहते हैं। इधर मान लो जी, मैंने आपको उदाहरण दिया, यहाँ पे ये उदाहरण है, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिला कोई। तो यहाँ पर जो कोई और ये कोई, जो समान शब्द दिख रहे हैं उन्हीं को, ठीक है, अपन क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। ठीक है, अभी प्रकार के बारे में समझते हैं। तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। एक एक से इन सारे छंदों को उदाहरण से समझेंगे और इनकी डिटेल भी समझेंगे। ठीक है, तो वर्णिक छंद सबसे पहले आता है अपना वर्णिक छंद। तो जिस छंद में वर्ण यानी अक्षरों की संख्या निश्चित होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। उदाहरण अनुष्टुप छंद। ठीक है, अनुष्टुप छंद। तो प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस और रामायण में अनुष्टुप छंद का
प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस और जो अनुष्टुप छंद है उसमें प्रत्येक चरण में कितनी 8 वर्ण होती हैं। ठीक, मात्राएं होती हैं। अब देखते हैं अपना मात्रिक छंद। मात्रिक छंद को समझते हैं। मात्रिक छंद क्या होता है? तो मात्रिक छंद क्या होता है इसको समझते हैं। जिन छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है उसको मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, उदाहरण में दोहा छंद आता है अपना। दोहा छंद का प्रयोग किसने किया है? संत कबीर ने किया है। ठीक है, इसने संत कबीर ने बहुत किया है। ठीक है, नियम इसके क्या होते हैं? दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं इसको देखते हैं। तो दोहा छंद में अपनी 13 + 11 मात्राएं प्रथम पंक्ति में और द्वितीय पंक्ति में भी 13 + 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण है यहाँ पर, इसका उदाहरण दिया, जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है, इसमें दोहा छंद की जो यहाँ पर अपन मात्राएं गिनेंगे इस प्रकार से, जैसे बुरा ना कोई, बुरा जो देखन में चला, तो यहाँ पे आपको पहले प्रथम चरण में कितनी 13 मात्रा मिलेगी और दूसरे में 11 मात्रा। यहाँ से यहाँ तक अपन करेंगे, गिनेंगे तो कितनी 13 मात्रा मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक अपन को 11 मात्रा। एक बार मैं आपको गिन के बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जैसे बुरा ना देखा, तो इसमें जैसे कि मैं आपको यहाँ से ये बताती हूँ मात्रा है। जैसे बुरा है, छोटा ऊ की मात्रा है इसलिए 1, बड़ा यहाँ से रा बड़ा है इसलिए 2, ना छोटा इसलिए 1 मात्रा। यहाँ पे छोटी की मात्रा है मिलिए में, तो 1 और 1 मात्रा आएगी। या बड़ा है इसलिए 2 मात्रा आएंगी। का पे ऊ की मात्रा है इसलिए 2 मात्रा आएंगी। या छोटा इसलिए यहाँ पे 1 मात्रा। तो 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 1 11। इस प्रकार से 11 मात्रा यहाँ पे आपको देखें, ऐसे आपको देखना है मात्रा। ठीक, अब चौपाई समझते हैं। चौपाई में क्या क्या होता है? ठीक है, 1 मिनट। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और चौपाई का प्रयोग किसने किया? तो तुलसीदास ने चौपाई छंद का प्रयोग किया है। उदाहरण देखो चौपाई में कैसे होते हैं। जैसे मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवउस दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवउस दशरथ अजर बिहारी। अब समझते हैं मुक्तक छंद को। ठीक है, तो जिस छंद में मात्रा या वर्ण का कोई बंधन नहीं होता है उसे मुक्तक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद कहते हैं। आधुनिक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। इसमें कवि अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, ये होता है अपना मुक्तक छंद। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियम जो समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले छंदों में आपको सबसे पहले क्या मात्राओं को गिनना आना चाहिए, क्योंकि यहीं बच्चे बहुत सी मिस्टेक करते हैं, उन्हें मात्रा गिनना ही नहीं आता सही से। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, आपको मात्रा सही करना पहले, और दूसरी बात है हस्बैंड की छोटा आ वर्ड वाला आए, छोटी ई ऊ जे आए तो उसमें आपको 1 मात्रा गिनना है। और दीर्घ में क्या होती है? बड़ा बड़ी बड़ा हुए आए ओ आओ की मात्राएं आए तो आपको 2 मात्राएं उसमें गिननी है। और विशेष यति का सही स्थान होनी चाहिए, यति पर सही स्थान होना चाहिए, और तुक मिलानी जरूरी है। ठीक है, छंद में। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न ज़्यादातर आते हैं परीक्षाओं में। पहले परिभाषा, तो सबसे पहला प्रश्न है छंद की परिभाषा पूछी जाती है। दूसरा छंद के प्रकार। तीसरा दोहा छंद का नियम पूछा जाता है। और चौथा क्वेश्चन आता है मात्रिक और वर्णिक छंद में अंतर। बस अंतर, ये 3-4 क्वेश्चन ही आपको परीक्षा में ज़्यादा करके मिलते हैं। अभी सुपर ट्रिक देख लेते हैं छंद को याद करने की। ट्रिक क्या है? तो वर्णिक छंद किसे? वर्णिक छंद में वर्णों को गिना जाता है। अगर वर्ण गिनेंगे तो वर्णिक छंद है, मात्राओं को गिनेंगे तो मात्रिक छंद है अपना, और कोई बंधन नहीं होता है, उसको मुक्तक छंद कहते हैं। ठीक है, वर्णिक छंद में वर्णों को गिनते हैं और मात्रा गिने तो मात्रिक छंद, बिना बंधन के मुक्तक छंद। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, जागृति अकेडमी को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगी अलंकार की, बहुत ही ट्रिक और आसान भाषा में आपको समझाएंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।